हाय, मैं डॉक्टर संजय साहू। आज हम एक ऐसी एमआरआई रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे जो कि फिस्टुला के बारे में इसमें डिस्क्राइब किया गया है। ये ग्रेड 4 का फिस्टुला है। इसमें 3-4 ऐसी खास बातें हैं जो कि एनोरेक्टल सर्जन्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस एमआरआई रिपोर्ट के हिसाब से ना तो इसमें इंटरनल ओपनिंग है, ना तो इसमें एक्सटर्नल ओपनिंग के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। जब ऐसी कंडीशन हो कि ना तो किसी पेशेंट की इंटरनल ओपनिंग दिख रही हो, ना तो एक्सटर्नल ओपनिंग दिख रही हो, और इसमें एक खास बात और है कि इसमें 2 एब्सेस हैं। एक एब्सेस जो है वो एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बाहर है और एक एब्सेस जो है वो इंटर स्फिंक्टिक स्पेस में है, यानी एक एब्सेस इश्यूएनल फोसा में है और एक एब्सेस इंटर स्फिंक्टिक स्पेस में है। तो आइए पहले हम एमआरआई रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ें, फिर इसके बाद हम इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करेंगे, फिर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे, ऐसे केस को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्षार सूत्रा। तो पहले हम एमआरआई रिपोर्ट पढ़ते हैं। एमआरआई रिपोर्ट में यहाँ पे मेंशन है कि देयर इज अ थिक कॉन्सेंट्रिक कलेक्शन, क्रेनियोकाउडल एक्सटेंट is 5.8 centimeter, width is 1.1 centimeter on the right side and 1.3 centimeter on the left side. The extending from left perineal region to bilateral ischial fossa around the external anal sphincter. The collection is seen is to extend into the intersphinctic plane from 4 o'clock to 8 o'clock position. However, no obvious internal opening. तो यहाँ पे मेंशन है no obvious internal opening in the anal canal. Superiorly the collection is extending into the bilateral levator neck muscles. और यहाँ पे तो ये रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पे जो इसके मेन पॉइंट्स थे हमने पहले से यहाँ पे लिख रखा है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है कि यहाँ पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉन्सेंट्रिक कलेक्शन या क्रेनियोकाउडल एक्सटेंशन। इसका मतलब क्या होता है पहले तो हमें ये समझना है। फिर उसके बाद है द कलेक्शन एक्सटेंड इनटू द इंट्रिंसिक स्पेस। फिर उसके बाद हम देखेंगे नो इंटरनल ओपनिंग। फिर हम देखेंगे सुपीरियर कलेक्शन रीचिंग टू द बायलेटरल लेवेटर नेक मसल्स। सबसे पहले हम ये हमारा जो है वो एक्सियल सेक्शन है, इसको हम एक्सियल सेक्शन बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं कोरोनल सेक्शन। इसको हम बोलते हैं कोरोनल सेक्शन। यहाँ पे पहले हम इसमें शो कर दें हमने इसमें क्या क्या शो किया। ये हमारी एनल कैनाल है, जो ग्रीन कलर से है वो इंटरनल स्फिंक्टर, जो ब्लू कलर से है वो एक्सटर्नल स्फिंक्टर। इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच में इंटर स्फिंक्टर स्पेस होता है। एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बाहर दोनों तरफ, इस तरफ और इस तरफ जो है वो इश्यूएनल या इश्यूरेटल फोसा होता है। इसी तरह इसमें भी हम देखेंगे यहाँ पे ये एनोरेटल जंक्शन है, ये रेक्टम है, ये एनोरेटल जंक्शन है, ये पूरी एनल कैनाल है, ये इसकी डेंटेड लाइन है, ये इसकी व्हाइट लाइन ऑफ फिल्टन है, ग्रीन कलर इंटरनल स्फिंक्टर और ब्लू कलर जो है वो एक्सटर्नल स्फिंक्टर, और यहाँ पे ये पेरिनल स्किन है। तो सबसे पहले हम देखें कॉन्सेंट्रिक कलेक्शन। कॉन्सेंट्रिक कलेक्शन का मतलब होता है सर्कुलर, मतलब हाफ सी शेप, या इसको हम एक तरह से बोलते हैं हॉर्सू शेप भी बोल सकते हैं। यानी जब कोई हाफ रिंग शेप का अगर कलेक्शन होगा तो उसको कॉन्सेंट्रिक कलेक्शन कहते हैं। और यहाँ पे इसका दूसरा नाम इन्होंने लिख रखा है क्रेनियोकाउडल। तो क्रेनियो मीन्स होता है हेड और काउडल मीन्स होता है यहाँ पे टेल। तो यानी जो हेड की तरफ ट्रैक जाएगा उसको हम क्रेनियो बोलेंगे, जो रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन की तरफ ट्रैक जाएगा उसको काउडल एक्सटेंशन बोलेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसकी लेंथ जो है वो टोटल जो लेंथ है वो कहता है 5.8 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो रिपोर्ट थी उसमें एक तरफ कह रहा है कि जो राइट साइड में है इसमें हम थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे, जो इसकी लेंथ राइट साइड में है वो 1.1 सेंटीमीटर है और जो लेफ्ट साइड में है वो 1.3 सेंटीमीटर है, जो लेफ्ट साइड में है। तो अगर हम इसका इस वाले फर्स्ट वाले का अगर हम डायग्रामेट्रिक प्रेजेंटेशन करें एक्सियल और कोरोनल सेक्शन में तो हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो यहाँ इसकी टोटल लेंथ 5.8 सेंटीमीटर, राइट साइड में 1.1, तो इसका ये राइट होता है और इसका ये लेफ्ट होता है। तो यानी कहाँ पे है, फ्रॉम लेफ्ट साइड टू बाइलेटरल इश्यूएनल फोसा। इश्यूएनल फोसा हम जानते हैं एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बाहर की तरफ होता है। तो राइट साइड में 1.1 यानी लगभग ये ट्रैक ऐसे है और लेफ्ट साइड में गया हो तो ये ट्रैक ऐसे है एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बाहर इश्यूएनल फोसा में। लेफ्ट टू राइट यानी बाइलेटरल का मतलब होता है दोनों तरफ। एक उसका वो मॉडल होगा तो इसको स्टॉप करना बेटा। तो जो ये ट्रैक है अकॉर्डिंग टू हमारी रिपोर्ट वो एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बाहर है, लेफ्ट से राइट है, और लेफ्ट साइड इसकी जो ट्रैक की लेंथ है वो 1.3 सेंटीमीटर है और राइट साइड 1.1 सेंटीमीटर है।
ठीक है, फ्रॉम द नेटल, अगर हम यहाँ से ऐसे देखें तो अब जो है ये लगभग हॉर्सू शेप टाइप का फिस्टुला बन गया है। इसके पहले मैंने आपको इस डायग्राम से भी, इस मॉडल से भी समझाया था। ये एनल कैनाल है, ये इंटरनल स्फिंक्टर है, ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर है। एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो होता है कॉक्सिक्स के थ्रू जुड़ा होता है विद द हेल्प ऑफ एनोकॉक्सिजियस लिगामेंट। इसी एनोकॉक्सिजियस लिगामेंट के पीछे एक पोस्ट एनल स्पेस होता है, डीप पोस्ट एनल स्पेस होता है, एक सुपरफिशियल भी होता है, एक डीप भी होता है। तो ये जो इसके पीछे गैप होने की वजह से अगर इस साइड में कोई एब्सेस बनेगा लेफ्ट साइड में तो राइट साइड ट्रेवल करेगा, राइट साइड में बनेगा तो लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे पकड़िए, यहाँ पे देखिए एक ट्रैक था जो कि लेफ्ट में भी है और राइट में है। कहाँ पे? एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बाहर। कहाँ पे है? एनोकॉक्सिजियल लिगामेंट के पीछे। तो एक एब्सेस अकॉर्डिंग टू एमआरआई रिपोर्ट ये बन गया। दूसरा हम यहाँ पे कहेंगे अराउंड द एनल स्फिंक्टर, ये होगा। कह रहा है कि उसी रिपोर्ट में लिखा हुआ है द कलेक्शन इज एक्सटेंड इनटू द इंटरस्फिंक्टिक प्लेन फ्रॉम 4 o'clock टू 8 o'clock। फिर यहीं से कहीं इसने एक्सटर्नल स्फिंक्टर को पियर्स किया और इसके अंदर गया यही कलेक्शन, और ये 4 o'clock से 8 o'clock तक फिर से ये ट्रेवल किया। यानी यहाँ पे हमें दो हॉर्सू शेप टाइप के फिस्टुला मिले, एक एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बाहर और एक एक्सटर्नल और इंटरनल स्फिंक्टर के अंदर। तो 4 o'clock टू 8 o'clock इंटरस्फिंक्टिक स्पेस में एब्सेस, एक एक्सटर्नल स्फिंक्टर के स्पेस में एब्सेस। तो यहाँ पे हम इस डायग्राम से समझेंगे, हमने जब पढ़ा था तो ये इंटरस्फिंक्टिक स्पेस है। इंटरस्फिंक्टिक स्पेस में भी देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 o'clock से 8 o'clock के बीच में एक एब्सेस और एक यहाँ पे एक एब्सेस, तो दो एब्सेस हमें मिले। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि देयर इज नो इंटरनल ओपनिंग। जब एमआरआई रिपोर्ट में इंटरनल ओपनिंग ना लिखी हो, इसका मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि इस पेशेंट में इंटरनल ओपनिंग होगी नहीं, इस पेशेंट में इंटरनल ओपनिंग होगी, लेकिन जिस समय एमआरआई रिपोर्ट हो रही थी उस समय क्या हुआ होगा, जो इंटरनल ओपनिंग होगी उस वहां पे फ्लूइड का कलेक्शन ज्यादा नहीं रहा होगा। यानी जो इंटरनल ओपनिंग होगी वहां पे इसका कलेक्शन, जो फ्लूइड था इस ट्रैक के अंदर, वो इंटरनल ओपनिंग पे नहीं था। जो म्यूकोजा मेम्ब्रेन थी वो हो सकता है आपस में मर्ज कर गई हो, यानी हल्का सा क्लोज हो गई हो, इसलिए एमआरआई रिपोर्ट में इंटरनल ओपनिंग नहीं दिख रही थी। अगर आपकी एमआरआई रिपोर्ट में इंटरनल ओपनिंग नहीं मेंशन है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसको इंटरनल ओपनिंग होगी नहीं। अगर एमआरआई रिपोर्ट में ये लिख के आ रहा है कि इंटरनल ओपनिंग नॉट विजुअलाइज, इसका मतलब है उस समय जब एमआरआई रिपोर्ट हो रही थी तो म्यूकोजा मेम्ब्रेन पे जो इंटरनल ओपनिंग थी उसमें फ्लूइड का कलेक्शन ज्यादा नहीं था, इसलिए उसमें वो फिल्म में आया नहीं। तो अगर इंटरनल ओपनिंग आपकी एमआरआई रिपोर्ट में नहीं मिल रही है तो ये मान लीजिए कि इंटरनल ओपनिंग जो होगी वो 6 o'clock पे मिलनी चाहिए। और कहाँ पे मिलेगी? डेंटेड लाइन पे। एक हमने जो है क्रिप्टोग्राइंडर हाइपोथेसिस हम लोग पढ़ते हैं कि मोस्ट ऑफ द फिस्टुला, यानी 70 से 80% जो फिस्टुला हमारी बॉडी में बनता है वो एनल क्रिप्ट्स के इन्फेक्शन, यानी जब एनल क्रिप्ट इन्फ्लेम्ड होती है, जब उसमें इन्फ्लेमेशन शुरू होता है तो जो पस का कलेक्शन होता है एनल ग्लैंड में, उसकी वजह से हमें फिस्टुला बनता है। तो मोस्ट ऑफ द फिस्टुला जो बनता है वो एनल ग्लैंड जो होती है डेंटेड लाइन पे, उसमें जब एनल ग्लैंड इन्फेक्ट हो जाती हैं या एनल ग्लैंड जो एनल क्रिप्ट इन्फेक्ट हो जाती हैं तो इसकी वजह से हमें फिस्टुला की शुरुआत होती है। तो इस केस में हम देखेंगे कि हमें जो इंटरनल ओपनिंग मिलेगी वो 80% चांस है कि 6 o'clock पे मिलनी चाहिए। और इस केस में 6 o'clock पे इसलिए भी मिलना चाहिए क्योंकि जितना भी कलेक्शन है वो पोस्टीरियर साइड में है। यानी अगर हम देखें तो 6 o'clock के बायलेटर 4 o'clock और 8 o'clock अगर बैलेंस करें तो 6 o'clock बिल्कुल बीचों बीच आ रहा है। तो ऐसा देखा गया है कि जो 6 o'clock पे एनल ग्लैंड्स होती हैं वो ज्यादा इन्फेक्ट होती हैं एज कंपेरिजन टू अदर साइड्स। तो इसकी इंटरनल ओपनिंग अगर हमारी रिपोर्ट में नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि इनको है नहीं, इनको होगी जरूर, क्योंकि फिस्टुला का फॉर्मेशन 99% जो फिस्टुला बनता है वो बिकॉज ऑफ जो होता है जब तक इंटरनल ओपनिंग होगा नहीं एक्सटर्नली वो खुलेगा ही नहीं। 1-2% ऐसा होता होगा कि बाहर कोई इंफेक्शन हुआ वो अंदर जाके अंदर एनल कैनाल तक पहुंच गया, लेकिन ज्यादातर केस में इंटरनल ओपनिंग से ही फिस्टुला की शुरुआत होती है। इसीलिए फिस्टुला में जो इंटरनल ओपनिंग होती है उसको प्राइमरी ओपनिंग कहा जाता है और जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है वहां पे सेकेंडरी ओपनिंग कहा जाता है। फिर कह रहा है कि सुपीरियरली द कलेक्शन एक्सटेंडिंग इनटू द बायलेटरल लिवेटर नी मसल। सुपीरियरली जब भी ट्रैक एनल वर्ड से लिवेटर नी मसल की तरफ जाएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को, जब भी ट्रैक पेरिएनल स्किन से या एनल वर्ड से
लिवेटरी मसल के जाएगा तब हम उस अगर ट्रैक ऊपर की तरफ यानी लिवेटरी में, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको सुपीरियरली बोलेंगे। यानी जो ट्रैक जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, हो सकता है कि जो इंटरस्फिंक्टर स्पेस में, तो उन्होंने बताया कि 4 o'clock से ये है, तो ये जो इंटरस्फिंक्टर स्पेस में जो कलेक्शन था वो लिवेटरी मसल तक पहुंच गया और दोनों तरफ पहुंच गया। क्योंकि इस रिपोर्ट में ये नहीं मेंशन किया इन्होंने कि ये जो कलेक्शन जो लिवेटरी मसल की तरफ जा रहा था वो एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बाहर वाला, ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बाहर वाला लिवेटरी मसल तक जा रहा था कि इंटरस्फिंक्टर स्पेस वाला अंदर जा रहा था। ये तो एट द टाइम ऑफ जब हम इसमें छाछूल लाइगेट करेंगे तब हमें आइडिया हो जाएगा। अब इसमें एक चीज और है, इसमें इंटरनल ओपनिंग नहीं भी शो कर रहा है, इसमें एक्सटर्नल ओपनिंग भी नहीं है, तो ऐसे केस को कैसे सॉल्व किया जाए। अगर हम ग्रेविटी को ध्यान में रखें तो हम देखें कि जो सारा कलेक्शन है वो कहाँ पे आके इकट्ठा होगा, तो वो होगा आपका मिड, जो ये एक लाइन अगर खींचे तो जो ये पॉइंट होगा, ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बाहर ये वाला जो पॉइंट होगा, ये जो है, जो यहाँ पे जो कलेक्शन है इसका भी ये मिड पॉइंट होगा, जो इंटरनल स्फिंक्टर की स्पेस में है वो भी इसका इसी मिड पॉइंट होगा। अगर हम एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बाहर जहां पे ये कलेक्शन है वहां पे मिड पे एक विंडो अगर बना दें, एक विंडो बना दें, आर्टिफिशियल विंडो बनाकर, अगर हम इस विंडो और इंटरनल ओपनिंग से अगर एक केवल छारसूत लाइगेट कर दें तो ये केस बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यानी इस केस को अगर हमें सॉल्व करना है बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बाहर एक हमें विंडो बनाना पड़ेगा, आर्टिफिशियल विंडो बनाने से क्या होगा, जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बाहर का कलेक्शन है, जो इंटर स्फिंक्टर की स्पेस में कलेक्शन है, वो धीरे धीरे क्या होगा, यहां से धीरे क्या हो जाएगा, ड्रेन हो जाएगा। तो विंडो से क्या होगा, यहां से ड्रेन हो जाएगा। तो विंडो बनाने का क्या फायदा होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से जो पस यहाँ पे इकट्ठा है वो ड्रेन होता रहेगा। जितना ज्यादा यहाँ से ड्रेनेज मेंटेन रहेगा उतना जल्दी आपका फिशुला ट्रैक धीरे धीरे क्या होता है, हील हो जाएगा। तो द पर्पज ऑफ विंडो फॉर्मेशन इज तो मेक अ प्रॉपर मेक अ प्रॉपर ड्रेनेज। जितना अच्छा ड्रेनेज होगा आपका फिशुला उतना ही जल्दी ठीक हो जाएगा। तो किसी भी फिशुला को ठीक करने के लिए कम से कम इतनी चीजों का हमें ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर 100% हमें सक्सेस रेट देखना है तो हमें फिशुला के लिए क्या क्या बातों का ध्यान रखना है जब हम ट्रीटमेंट करेंगे। सबसे पहले किसी भी फिशुला की जो इंटरनल ओपनिंग होती है, सबसे पहले हमें इसको ढूंढना होता है, क्योंकि अगर किसी भी फिशुला की इंटरनल ओपनिंग में छारसूल लाइगेट नहीं हुआ तो क्या होगा, जो फिशुला ट्रैक में जो सोर्स ऑफ इंफेक्शन बना हुआ था वो लगातार बना रहेगा और पेशेंट को जो हमें जो आउटकम चाहिए हमें ट्रीटमेंट का वो नहीं मिलेगा। दूसरा, इंटरनल ओपनिंग के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है ड्रेनेज। अगर हमने फिशुला को ट्रीट करते समय अगर ड्रेनेज नहीं बना के रखा है, अगर अच्छे से ड्रेनेज नहीं हो रहा है, अगर पस सही से वहां से जो डेब्रीज थी या जो पस का कलेक्शन था वो सही से नहीं निकल रहा है बॉडी से, तब भी फिशुला को ठीक करने में दिक्कत आएगी। तो ये दो चीजें आपको जो है एट द टाइम ऑफ जो सर्जरी है मेंटेन रखना, मतलब आपको ये सोचना पड़ेगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आपने देखा होगा कि फिशुला की सर्जरी करने के बाद भी कई बार ऐसे हमने केसेस देखे हैं जो 2 बार 3 बार 5 बार 8 बार लोग ऑपरेशन कराने के बाद भी ठीक नहीं हो रहे हैं। तो उस दिक्कत कहाँ आती है, यहाँ पे हमने इंटरनल ओपनिंग भी ढूंढ लिया, हमने ड्रेनेज भी मेंटेन कर दिया, लेकिन कई बार क्या होता है, जो फिशुला ट्रैक होते हैं उसमें क्या होता है, कुछ ऐसे डेब्रीज या अनहेल्दी टिश्यूज या कुछ ऐसे बैक्टीरिया वहां पे पड़े रह जाते हैं जो बार बार वहां पे इंफेक्शन क्रिएट करते हैं और बार बार वहां पे नए ट्रैक बनते रहते हैं, कैविटी बनती रहती है और ठीक नहीं होता। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्लीनिंग ऑफ द फिशुला ट्रैक। क्लीनिंग, अब ये क्यों जरूरी है, क्योंकि मान लेते हैं एक पेशेंट हमारे पास आया, हमने इसी को हम लोग थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे। देखिए, जैसे मान लेते हैं एक पेशेंट आया या उनकी ये एनल कैनाल थी और एनल का एक पेशेंट को फिशुला ट्रैक था यहाँ पे, ये हमने यहाँ पे छारसूल लाइगेट कर दिया, हमने इंटरनल ओपनिंग भी अच्छे से ढूंढ ली,
ड्रेनेज भी अच्छा मेंटेन कर दिया। अब क्या हुआ, हमने छाछसूत लाइगेट कर दिया। अब क्या हुआ, जैसे एग्जांपल में मैं यहाँ पे इसको भी शो करूंगा, ये इंटरनल ओपनिंग था, ये फिशुला ट्रैक था। अब क्या हुआ, हमने इंटरनल ओपनिंग सर्च किया, ड्रेनेज बना दिया, छाछसूत लाइगेट कर दिया, पेशेंट को 1 हफ्ते बाद बुलाया। अब अगर पेशेंट ने अगर सही से क्लीनिंग नहीं की इस ट्रैक की, मान लेते हैं सुबह वो मोशन के लिए गया, लैट्रिन करने गया, अब कुछ लैट्रिन के टुकड़े उसके फिशुला ट्रैक में जाके फंस गए, आके यहाँ फंस गए, तो क्या ये पेशेंट ठीक हो पाएगा? नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा मल के टुकड़े हैं उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हों, बहुत सारे पैथोजेनिक एजेंट्स होते हैं जो कि बार बार यहाँ पे एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बने रहते हैं, और इस फिशुला ट्रैक में लगातार पस आता रहेगा, लगातार हो सकता है कि कई बार इसमें इतना ज़्यादा यहाँ पे कलेक्शन हो जाए कि यहाँ से एक नया ट्रैक बनने लगे, ब्लाइंड फिशुला ट्रैक बनने लगे, और पेशेंट फिर ठीक नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्लीनिंग। सुबह शाम आप जो है इस फिशुला ट्रैक की क्लीनिंग कराइए, ताकि मल त्याग के समय जो मल के टुकड़े इस ट्रैक के अंदर चले गए हैं वो रोज साफ होते रहेंगे, तो आप देखिएगा आपका फिशुला ट्रैक बहुत जल्दी से हील होगा, पस बहुत कम बनेगा, और पेशेंट जो उसका रोज का डेली काम है, इवन हमने देखा है कि आज छाछसूत लाइगेट किया और कल से वो चाहे 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, पेशेंट अगले हफ्ते जब आता है तो पेशेंट कहता है देयर इज नो पेन, देयर इज नो पस ड्रेनेज, वेरी बहुत कंफर्टेबल फील करता है। तो और अक्सर मैंने कई बार हमने सुना है कि जो हमारे पुराने डॉक्टर थे उन्होंने खाली छाछसूत लाइगेट कर दिया और कहते हैं कि नहीं क्लीन ना करिए, छाछसूत अपना काम कर रहा है। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे साइट्स होते हैं जहाँ पे कभी कभी ड्रेनेज मेंटेन नहीं हो पाता है। अगर ड्रेनेज मान लो गलती से नहीं मेंटेन हो पा रहा है, तो क्लीनिंग जब हम फिशुला ट्रैक को क्लीन करते हैं तो थोड़ा बहुत जो यहाँ पे डेब्रीज रह जाती हैं वो साफ हो जाती हैं, तो आपका फिशुला ट्रैक बहुत जल्दी से हील होने लगता है। धन्यवाद। अगला हम MRI रिपोर्ट केस 3 डिस्कस करेंगे।